নিউজ ভ্যানগার্ডের এই বিশেষ টক শোতে আপনাদের স্বাগত। আমি অর্ণব রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। যে বিষয়টা নিয়ে আজকের এই টক শোতে আমরা আলোচনা করব অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং হৃদযন্ত্র বা হার্টকে নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। এবং আজকে যে বিষয়টা আমাদের কমপ্লিট হার্ট কেয়ার, এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব, এবং হৃদযন্ত্রকে কিভাবে ভালো রাখা যায়, হৃদযন্ত্রের কি কি সমস্যা রয়েছে এবং সেই সমস্যাগুলো বা ডিজিজগুলো থেকে কিভাবে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি, কি কি সেখানে চিকিৎসা রয়েছে, সেই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা অবশ্যই জানার চেষ্টা করব। আমাদের সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে রয়েছেন ডক্টর হেমন্ত কুমার গার্গ, আমার পাশে বসে রয়েছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সময় করে দেওয়ার জন্য। তার পাশাপাশি ডক্টর শ্রী সাই কৃষ্ণা, সিটিবিএস সার্জন তিনি, এবং হেমন্ত কুমার গার্গ, তিনি ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট। আজকে এই দুজন গেস্টকে আমরা পেয়েছি এবং অবশ্যই তাদের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা বিভিন্ন বিষয়, हार्ट संबंधित विषय আমরা জানার চেষ্টা করব। डॉक्टर साहब, आप दोनों को बहुत स्वागत है न्यूज वैनगार्ड के इस विशेष टॉक शो में। और जो पहले हेमंत जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। यस। इसका मतलब क्या है, क्या होता है? देखिए, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट का जो क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट से जो डिफरेंस है, आपने देखा होगा हार्ट के केस के डायग्नोसिस के लिए ईसीजी होता है, इको होता है, टीएमटी होता है, ये सब क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है। इंटरवेंशनल का मतलब है कि हार्ट के ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस में इंटरवेंशन का यूज करना, कैथेटर का यूज करना, जैसे एंजियोग्राफी करना, एंजियोप्लास्टी करना, ईपी स्टडी करना, पेसमेकर लगाना, अपना अगर किसी का डीवीटी है, डीवीएन थ्रोम्बोसिस है तो आईवीसी फिल्टर लगाना, या बच्चों में जेनेटर हार्ट डिफेक्ट है तो जिससे वीएचडी, एएचडी या पीडीए रहता है तो उसमें डिवाइस क्लोजर करना। तो ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस में इंटरवेंशन का सहारा लेना, उसको इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ईसीजी को टीएमटी के अलावा। ओके, डॉक्टर साई के पास मैं जाऊंगा। आज हमारा टॉपिक है कंप्लीट हार्ट केयर। तो पहले ही अगर मैं डिजीज जो होते हैं, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट भी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर मुझे कोई हार्ट डिजीज है? So, Namaskar, thank you for giving us this opportunity. बहुत धन्यवाद हमारी बात करने को। तो हार्ट डिसीज जिसको स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी को तकलीफ होती है, कुछ लोगों को क्लासिकल जो बोलते हैं, जो सब में अगर एज के हिसाब से हम देखें तो 50 साल की उम्र के ऊपर जो है, आजकल 40 साल की उम्र में भी शुरू हो रहा है, और छाती में दर्द होता है, और वो जो दर्द जो होता है वो काम करने पे होता है। कुछ लोगों को 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स जो पौड़ियाँ चढ़ने से हो जाता है, और अगर जब ब्लॉक अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो बैठे बैठे भी हो सकता है, या फिर खाना खाने के बाद हो सकता है। ये पहला सिम्टम है हार्ट प्रॉब्लम का, छाती में दर्द होना। वो सीने के बीच में होता है, कभी कभी इधर अपना जॉ में जाता है या हाथ में दर्द चलने लगता है। दूसरा बात यह है सांस का तकलीफ। तो आप अगर हम ये देखेंगे कि अगर किसी का हार्ट डिसीज है तो सीधा नहीं लेट पाएंगे, शायद जो पहले सीधा लेट पाते थे उनको अभी 2 पिलोस की जरूरत पड़ सकती है रात को। पैरों का सूज जाना, स्पेशली सुबह उठने के बाद ठीक होता है, शाम तक पैर सूज जाते हैं। ये सब साइंस है कि हार्ट का पंपिंग एडिक्वेटली नहीं होने की वजह से बॉडी में पानी भर रहा है। इसका अलावा एक और चीज़ होती है धड़कन तेज होना। सबको धड़कन तेज होता है। आप मानो अगर 10 कदम तेजी से आप चलोगे या एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स या थोड़ी एक चढ़ोगे तो धड़कन तेज हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मली जो हम कर सकते हैं काम, इसके अलावा उसे कम करने में भी अगर सिम्टम्स आने लगे तो अर्ली साइंस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम। आपने जैसे बताया धड़कन ज्यादा होना, धड़कन कम होना। धड़कन कम होना भी, अगर मान लो किसी का धड़कन कम है, जैसे नॉर्मल हार्ट बीट 70 से 80 चलता है, लेकिन हार्ट ब्लॉक हो जाना, किसी को बाईफेस्कुलर ब्लॉक है, उसको बीच बीच में थोड़ी देर के लिए अचानक से चक्कर आ जाता है, बेहोश जैसा लगता है कि आंखों के सामने अंधेरा आ गया, तो जनरली उस समय दिल का धड़कन कम हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी आदमी को ऐसा लग रहा है कि अचानक से थोड़ी देर के लिए मुझे चक्कर आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए चक्कर जैसा लग रहा है या चक्कर खा के गिर जा रहा है, तो हार्ट ब्लॉक का निशान है, तो उसमें पेसमेकर लगाया जाता है। बेहोशी एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है। एकदम से बेहोश हो गया, चलते चलते बेहोश हो गया, बहुत से कारण हो सकते हैं बेहोशी होने का, लेकिन उसमें से हार्ट का जो प्रॉब्लम की वजह से दिल का जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जिसकी वजह से दिल धड़कता है, खून पहुंचाता है, उसके एकदम से
स्लो हो जाना या बेहोश होना या चक्कर आना, ये सब सिम्टम्स, इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, बहुत वार्निंग साइंस जैसे है, जिसके लिए हमें पहले से जागरूक रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। एकदम। एक चीज आपने बताया कि जो सीधा लेट सकते थे वो सीधा नहीं लेट पाएंगे, वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मतलब सीधा लेटना वो कैसे? तो नॉर्मली सब लोग तो 1 किलो के साथ सोते ओके, हैं, हाँ, और हाँ। जब हार्ट का फंक्शन जब वीक हो जाता है, जो खून लंग्स से साफ होकर दिल में आता है, वो फिर वापस पंप होता है वापस बॉडी में। हम्म, अगर किसी का हार्ट का फंक्शन या हार्ट अटैक की वजह से या जो वाल्व में जो कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर हार्ट का फंक्शन कम हो गया हो, तो हार्ट इतने इफेक्टिवली, इतने जोर से पंप कर नहीं पाता। तो जो कम कर नहीं पाता, जैसे टैप बंद हो गया है किसी ओवरहेड टैंक का, तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो जो ओवरफ्लो जो हार्ट में होता है, वो जाके फेफड़ों में या लंग्स में हो जाता है। तो लंग्स में पानी भर जाने की वजह से वो जब लेटता है तो सांस चढ़ने लगता है। खड़ा हो जाने पे ग्रेविटी की वजह से थोड़ा और पानी का ओवरलोड जो है वो कम हो जाएगा और सांस के चढ़ने से रिलीफ हो जाएगी। लेकिन वो टेम्परेरी है, फिर से लेट जाएंगे, फिर से आधी रात को 2 या 4 बजे के करीब बीच रात में नींद खुल जाती है सांस नहीं खुलने की वजह से, सांस भी नहीं खुले तो खांसी आने लगेगा। खांसी आने लगेगा। अगर किसी को लेटने से खांसी या सांस फूलता है, बैठने से ठीक लगता है, तो इसका मतलब उसको हर्ट फील कर रहा है। ये उसको signs of जो signs- हार्ट फेलियर के जो संकेत हम बोल सकते हैं। एकदम। एक चीज जो आपने बोला कि ये जो अभी सिम्टम आपने डिस्क्राइब किया, उसके बाद जो चेस्ट पेन है या फिर जो शोल्डर वगैरह में पेन, वो आपने बोला कॉमनली ये देखा जाता है, जो हमारे यहाँ पे जो कॉमन है लोग, वो तो उसको ऐसे ही अवॉइड कर देते हैं, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा छाती में दर्द होता है, हम थोड़ी देर बाद ठीक हो जा रहा है, हम उसको ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसा ऐसा करके हम अवॉइड करते हैं उस चीज को। मैं इसको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ। तो अभी जिसको भी छाती में दर्द होता है, ये समझना जरूरी है कि हर छाती में जो दर्द होता है वो सब हार्ट अटैक नहीं है। पहली बात तो ये है। अब दूसरा एंड पे हम ये देखेंगे कि सब लोग जो भी छाती में दर्द होता है सोचते हैं कि एसिडिटी हो गया या गैस हो गया। हाँ। तो हर गैस स्टमक प्रॉब्लम है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब किस में होगा कि ये हार्ट का प्रॉब्लम निकलेगा या किसमें सिर्फ हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गैस का प्रॉब्लम निकलेगा, ये हमें रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन जो हम बोलते हैं, रिस्क कैलकुलेट करते हैं हम इसका। अगर आप सोचो 20 साल के लड़के को छाती में दर्द हो रहा है, बहुत अनलाइकली दूर की बात होगी कि हार्ट का प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। कुछ मसल पेन हो सकता है। वही छाती का दर्द अगर किसी 60 या 70 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में हो रहा है, उनके घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ था, उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो बोलते हैं, भाई, फादर, 63 साल की कम उम्र में भाई या फादर को हार्ट अटैक हुआ, या 55 साल की कम उम्र में मदर या सिस्टर को हार्ट अटैक हुआ है, जिनको डायबिटीज है 5 या 10 साल से, 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज है तो रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है। 5 साल के बाद जागरूक रहना चाहिए कि हर कहीं हार्ट अटैक हो सकता है। और डायबिटीज में ये भी प्रॉब्लम है कि उनको दर्द का पता नहीं चलता है। ज़्यादातर डायबिटिक्स में सारे नर्व्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको पेन का इतना सेंसेशन नहीं होता। उन लोगों में सांस चढ़ना प्राइमरी सिम्टम होता है। अच्छा। तो हमने ये देखा है कि पहले तो एज की बात है, अगर 50 साल 45 साल से ज़्यादा की उम्र में शुगर के पेशेंट्स को, लंबी बीमारी जिसकी बीपी के लिए दवाई खाई बड़ा होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं उसको, उन लोगों को रिस्क ज़्यादा रहता है। जिसका कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ कंट्रोल है, तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मॉडिफाइबल जो हम बोलते हैं, जो हमें वॉकिंग एक्सरसाइज है, वेट कंट्रोल है, ये मॉडिफाइबल है, अपने हाथ में है, व्हेन वी टेक केयर ऑफ इट। कुछ और चीज़ें ऐसे हैं जो अपने हाथ में नहीं है, जैसे अपने जीन्स जो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया, फैमिली फैक्टर्स है और जेनेटिक फैक्टर्स है। तो इन सबको हम मिला के देखते हैं कि इसका छाती में दर्द जो है वो हार्ट रिलेटेड दर्द होने मैं डॉक्टर हेमंत के पास आ रहा हूँ। एक हार्ट डिजीज पेशेंट जो है, उसका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? देखिए, हार्ट डिजीज इस पर डिपेंड करता है कि एक्चुअल में उसको हार्ट डिजीज कौन सी है। जिस तरह हम अडल्ट की बात करें, तो अडल्ट में जनरली हार्ट डिजीज
दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्शन नॉर्मलिटी। कंडक्शन नॉर्मलिटी जिसका दिल का धड़कन बहुत ज़्यादा चल रहा है, कई लोग बोलते हैं मेरे को बहुत पल्पिटेशन फील हो रहा है, या कभी कभी किसी का दिल का धड़कन बहुत कम चल रहा है, उसको बोलेगा कि अचानक से मेरे को आंखों के सामने अंधेरा आता है, मैं गिर जाता हूँ। तो अब पहले पल्पिटेशन की बात करें, जिनका दिल का धड़कन ज़्यादा चलता है, तो ऐसे लोगों को चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक जो स्टिमुलेंट है उनको कम लेना चाहिए, और एक बार इको करा के, अगर इको नॉर्मल है तो उनको अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। अगर दिल का धड़कन कम है, अगर उनको बार बार गिर जाते हैं, या ऐसा लगता है कि दिल का धड़कन, पूरा ऑब्जर्वेशन करने से पता चलता है कि दिल का धड़कन 40-45 से कम आ रहा है, गिर जाते हैं मतलब फेंट हो जाते फेंट हैं। हो जाना, दिल का धड़कन से, तो ऐसे लोगों को पेसमेकर लगा लेना चाहिए। कई बार पेशेंट पेसमेकर लगाते नहीं है, सोचते हैं कि अभी गिरा हूं, इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसे में देखा गया है कि पेशेंट एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में आते हैं ट्रॉमा लेके, क्योंकि जनरली ओल्ड एज, जनरली मतलब हेड ट्रॉमा होता है या फिर लेग फ्रैक्चर हो जाता है। तो जिनका अगर हार्ट रेट कम है, तो कम से कम ऐसे लोगों को कभी उनको ऐसा लगे कि मैं गिरने वाला हूं तो चुपचाप बैठ जाएं, वो मतलब ऐसा खड़े रहने की कोशिश ना करें। और जिनका फैमिली हिस्ट्री में, जिनको पेसमेकर लगा है, कई बार ऐसा देखा गया है कि स्पेसिफिक फैमिली हिस्ट्री में पेसमेकर ही लगा है, मतलब पेरेंट्स को पेसमेकर लगा है तो उनके बच्चों को भी पेसमेकर लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में सरसों का तेल, जो मस्टर्ड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल अवॉइड करना है। मस्टर्ड ऑयल में एसिड रहता है जो हार्ट का कंडक्शन नॉर्मलिटी बढ़ाता है। देखा गया है कि जो बंगाली लोग हैं, जो ज़्यादा मस्टर्ड यूज़ करते हैं, इसलिए पूरे इंडिया में बंगाल में सबसे ज़्यादा पेसमेकर लगते हैं। मस्टर्ड ऑयल यूएसए में बैन है खाने के लिए, लेकिन इंडिया में मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्पेसिफिकली जिनके हार्ट में कंडक्शन अब नॉर्मलिटी है, एटलीस्ट उन लोगों को मस्टर्ड ऑयल को अवॉइड करना चाहिए। ओके। अब दूसरी बात आई हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक होने की। अगर हार्ट की, जिस तरह बॉडी के हर हिस्से को काम करने के लिए ब्लड चाहिए, जिस तरह हाथ है, हाथ के ऊपर आर्टरीज हैं, वेन्स हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं, तो ऐसी हार्ट की मसल्स के ऊपर आर्टरीज रहती हैं जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई देती हैं। तो डायबिटीज़ की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, खाने पीने की वजह से उनमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, इस वजह से तकलीफ होता है। जब ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाते हैं तो हार्ट का पंपिंग पावर, जिस तरह आप उंगली को बंद कर लीजिए, ब्लड नहीं जाएगा तो उंगली डैमेज हो जाएगा, धीरे धीरे कम। इसलिए हार्ट के ऊपर जब ब्लॉकेज हो जाते हैं तो हार्ट का पंपिंग पावर, हार्ट का मसल डेड होना चालू हो जाती है, तो उसकी वजह से पंपिंग पावर कम हो जाती है। तो अगर पंपिंग पावर ठीक है और अगर ब्लॉकेज कम है, तो अपने को खाने पीने में परहेज करना है, सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने हैं। आप बाहर की कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो देख लीजिए उसमें सैचुरेटेड फैट्स कितने हैं। कोई भी तेल जो आप यूज़ कर रहे हैं वो गर्म होके ठंडा बहुत डेंजरस हो जाता है। जिस तरह आपने पूड़ी तल लिया, पूड़ी तलने के बाद उस तेल को फेंक दीजिए, उसको यूज़ नहीं करना है, रीयूज नहीं करना है तेल को। और बेटर है ऑलिव ऑयल यूज़ करिए, बेस्ट ऑयल है। और अपना डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन अल्कोहल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अल्कोहल के साथ स्नैक्स बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो लिमिटेड मात्रा में अल्कोहल लीजिए, लेकिन उसके साथ स्नैक्स हेल्दी लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि अल्कोहल से ज़्यादा नुकसान उसके साथ जो लिए गए स्नैक्स से ज़्यादा हो जाता है। अल्कोहल लेते हैं तो स्मोकिंग भी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका ओबेसिटी है, स्पेसिफिकली एब्डोमिनल फैट, इंडियन, आपने देखा होगा कंपैरिजन करने पे जो यूएसए के या यूरोप के लोग हैं वो टोटल फैटी नहीं है, मतलब पूरा शोल्डर भी हेल्दी रहेगा, लेकिन इंडियन जो है उनके हाथ पतले रहेंगे लेकिन पेट ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा लोगों में ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। जिनका भी पेट ज़्यादा रहेगा लेकिन हाथ पर पतले रहेंगे, उनको मान के चलिए उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा ही मिलेगा आपको। तो ऐसे लोगों को कम से कम एब्डोमिनल फैट को ट्राइग्लिसराइड जरूर चेक करें। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो अपना उसका मेडिसिन लें या फिर खाने पीने में परहेज करें। अगर हार्ट का पंपिंग पावर कम हो गया है, पैर में सूजन आती है, तो पानी कम पिएं और दवा रेगुलर। एकदम। तो तो स्टाइल में मैं जस्ट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, स्मोकिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नॉट ओनली एक्टिव स्मोकिंग जो रोज 10-12 सिगरेट पीते हैं उनके साथ जो साथ में बैठ, और दूसरा इक्वली एडिक्टिव और इक्वली खतरनाक है तंबाकू जो चूसते हैं, जो सॉलिड जो तंबाकू, हाँ, च्यू करते हैं, जो च्यूइंग ऑफ टोबैको, उसमें जो निकोटीन जो लेवल है वो कॉन्स्टेंटली, वो जहाँ तक मुझे जानकारी है उसको रात भर ऐसे लोग
लोगों को मैंने देखा। तो उसका प्रॉब्लम, आप सिगरेट, आप किसी ने सिगरेट पिया है तो वो धुआं अंदर जाता है, निकल जाता है 10-15 मिनट में। लेकिन ये जो टोबैको के जो चूइंग जो है वो 24 आवर्स निकोटीन लेवल चलता है। जितना निकोटीन बॉडी में बढ़ता जाएगा उतना रिस्क ऑफ ब्लॉकेज ज़्यादा होता है। जैसे हमने सुना कि जब चेस्ट में दिल में जो दर्द जो होता है वो एक तरफ से दिल का चिल्लाना है कि मुझे खून नहीं मिल रहा है, इट्स अ वार्निंग साइन। और जो वार्निंग साइन है, इन सबका जितने भी फैक्टर्स हमने अभी तक जो डिस्कस किया है, जो हमने बात की अभी तक इनके बारे में, 6-7 चीज़ें जो है, ये सब उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। बल्कि ऑलरेडी जो हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जिस जीन्स के साथ, कोलेस्ट्रॉल के साथ, पेरेंट्स के जो जीन्स के साथ हम जो पैदा हुए, उसके ऊपर अगर हम अपने बॉडी को इंसल्ट करते रहेंगे तो ऑब्वियसली मेजर हार्ट प्रॉब्लम्स होंगे। आपने एक चीज बोला था कि परिवार में अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, और डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि अगर रेस मेकर लगता है तो सर्टेन थिंग्स अवॉइड करना है, तो ये क्या मान सकते हैं हम कि हार्ट डिजीजेस एक प्रकार से हेरिडिटरी हैं? तो उसके 2 पहलू है। जैसे बच्चों में जो बीमारियां होती है, कुछ ये देखा गया है कि कुछ तरीके के हार्ट डिसीजेस हेरिडिटरी है, फैमिलीज में रन करते हैं। ओके। सडन कार्डियक डेथ सुना होगा आपने कि एथलीट्स होते हैं, मैराथन रनर्स, वो वेल ट्रेन्ड पीपल, वो मैराथन भाग सकते हैं, एकदम से एक बार सडनली गिर के मर गया। तो उन लोगों में क्या है, जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजन जो जीन्स डिटरमिन करते हैं कि कंजेनिटल हेरिडिटरी हार्ट डिसीज हो जाता है। वो कंजेनिटल हार्ट डिसीज माने बचपन में दिल में छेद के साथ जो पैदा हुए होते हैं, उनके जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज के साथ जो बच्चे पैदा होते हैं वो सब हेरिडिटरी होते हैं। तो अगर पहला एक बच्चा ऐसा हुआ है हार्ट प्रॉब्लम के साथ, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में चांस इतना ही रहता है। वो ऐसे कम्युनिटीज़ में और ज़्यादा कॉमन है जिसमें कंसैंग्विनिटी जो हम बोलते हैं जी, नेव्यू नीस रिलेशन, क्लोज रिलेशन जिसका मैरिज होता है, तो उनमें भी ये कंजेनिटल हार्ट डिसीज होने का चांस रहता है। वो हेरिडिटरी कॉम्पोनेंट है। बाकी जो बड़े होने के बाद एज के साथ आने वाला, हम हेरिडिटरी तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें यह है कि हम जो रिस्क फैक्टर्स लेके हम पैदा हुए हैं, जैसे किसी का जितना भी आप दवाई दो, जितना भी आप एक्सरसाइज करो, डाइट कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल नहीं होते। तो इनमें इन लोगों में रिस्क बाई बर्थ ज़्यादा है। कुछ लोगों को 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से, बल्कि उनका लाइफस्टाइल एब्सोल्युटली हेल्दी है, रोज़ वॉकिंग करते हैं, शुगर्स कंट्रोल में है, वेट ज़्यादा नहीं है, फिर भी हार्ट अटैक होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो आपने कहा है हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स, वो सेगमेंट में ये लोग आते हैं। तो हमें ये देखना है कि जितना अपने हाथ में है, अपने हाथों में है, जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल चीज़ ये तो है कि वेट है। बहुत से लोगों को हमें आइडिया नहीं है हमारा वेट कितना होना चाहिए। आप मान के चलो कि 25 साल की उम्र में जो आपका वेट था, दैट इज़ द आइडियल वेट। उसके बाद जो भी हम करेंगे, नॉर्मली अपना जो बॉडी का जो हम जो खाना खाते हैं उसका प्रोसेसिंग रेट कम हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 25। तो ये मान के हम चलेंगे कि हर साल आप कुछ भी करो या ना करो, नेचुरली यू विल पुट ऑन, हम वेट गेन करेंगे आधा किलो पर ईयर। सो बाय द टाइम हम 50 साल का अगर हो गया है, तो आप अगर 150 सेंटीमीटर का अगर हाइट है किसी को पकड़ लो, तो उनका आइडियल वेट होना चाहिए 50 kgs। मतलब वेट इन सेंटीमीटर्स माइनस, हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस 100। सो 160 सेंटीमीटर्स का किसी का हाइट है तो फिर उसका वेट होना चाहिए 60 kgs। अगर हम मानेंगे तो 60 किलो का वेट था अपना 25 ईयर्स के एज में, वो 50 साल के आने तक हाफ kg के हिसाब से वो 72-74 kgs तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो वो 72-73 kgs इज लाइक आप अराउंड 20% ऑफ हिज वेट। 60 होना चाहिए, 72 है, 12 kg ज़्यादा है तो 20% ऑफ द वेट। तो हमें ये जो 20% वेट गेन जो है, हमें इसको ट्राई करके 5 to 10% के अंदर रखना है। अगर 66 लेट अस से 66 और 68 kgs उधर रखना ज़रूरी है। 72.12 किलो तो वैसे ही बढ़ जाएगा, उसके ऊपर हमारे खाने की
हैबिट्स है, फ्राइड फूड, जंक फूड, और इसके ऊपर से नो एक्सरसाइज, स्मोकिंग, इसकी वजह से आप मानो जिसका वेट 72 होना चाहिए बाय नेचुरल वेट गेन, आप मान लो उसका 85 है, सो 25 केजीज हो गया और भी ज्यादा ओवर वेट। तो वेट बढ़ने की वजह से जो हार्ट को ना स्ट्रेन भी बढ़ता है, और इसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल जो जम गया, जैसे फैट में, बॉडी फैट में कोलेस्ट्रॉल है, वैसे जाके कोरोनरी आर्टरी जो दिल की धड़कन, दिल जब धड़कता है उसको खून पहुंचाने वाली नसों में भी जाके कोलेस्ट्रॉल बैठ जाता है। सो वेट इज ए बिग फैक्टर। वेट इज अ वेरी बिग फैक्टर। ऑन टॉप ऑफ दैट, वेट के ऊपर स्मोकिंग इज अनदर इंसल्ट। ये सब अपने हाथ में है, मैं ये पहले इसलिए बोल रहा हूँ। और तो फिर अपना फूड हैबिट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। उसके बाद आता है डायबिटीज। जब वेट बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली बॉडी का रिस्पांस जो होता है अंदर हार्मोन्स, जो शुगर कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स को, उसका रिस्पॉन्सिविटी कम हो जाता है। जब बॉडी के रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाता है तो शुगर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ने से फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ये विशेष साइकिल है। तो अगर एक बार उसमें उसके अंदर घुस गए हैं तो फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो आपने रिस्क फैक्टर्स का बात किया है, तो रिस्क फैक्टर्स थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है? सो जैसे मैंने पहले बोला है, फैमिली हम पहले डिस्कस करेंगे कि जिस रिस्क फैक्टर के ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे फैमिली हिस्ट्री, घर में किसी को दिल का बीमारी है क्या, अब किस एज में किसी को, पेरेंट्स को 75 इयर्स के एज में अगर समझो मानो कि हार्ट अटैक हुआ है, दैट इज नॉट अ रिस्क फैक्टर। अगर आपका मेल रिलेटिव, जो फर्स्ट डिग्री मेल रिलेटिव जो बोलते हैं, माने फादर और ब्रदर, उनमें से किसी को 65 इयर्स के कम एज में अगर हार्ट अटैक हुआ हो तो वो रिस्क फैक्टर बन जाता है आपके लिए भी। तो फ्रॉम द एज ऑफ 40 अगर मेरे किसी के फादर या ब्रदर को 65 इयर्स से कम एज में हार्ट अटैक हुआ है तो रिस्क फैक्टर 1 हो गया। उसी एज के हिसाब से अगर सिस्टर या मदर को हार्ट अटैक हुआ है 55 साल की कम उम्र में, मेल को लेट होता है, फीमेल्स में थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो 55 इयर्स की उम्र में अगर है तो वो भी रिस्क फैक्टर है, तो वो नॉन मॉडिफाइबल है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, मैंने पहले बोला है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल ही नहीं होता, वो जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, वो दूसरा रिस्क फैक्टर है। और फिर मॉडिफाइबल जो हम बंद कर सकते हैं, वेट, स्मोकिंग, डाइट, एक्सरसाइज, डायबिटीज कंट्रोल, हाइपरटेंशन कंट्रोल, ये सब मिला के 8 से 10 चीज़ें हैं। इनमें से चाहे 2-3 अपने हाथ में नहीं है, लेकिन 70% अपने हाथ में है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ओके डॉक्टर हेमंत के पास मैं आऊँगा वापस। हार्ट डिजीज में कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, या फिर कौन सा प्रोसीजर, सर्जरी, अगर हार्ट डिजीज किसी को डायग्नोस होता है तो क्या क्या चाहिए होता है? दूसरा आपको बताया हार्ट डिजीज, जिस तरह सर ने बताया कि हार्ट डिजीज आपको पता कैसे चलेगा। अब आपने, सर ने बताया था अभी अगर दो स्टेप चलने के बाद अगर सांस टूटता है, अगर मान लो अचानक से उसको कुछ टाइम से अगर चलने तो उसको सांस फूल रहा है, तो उसको सबसे पहले ट्रेडमिल टेस्ट कराना चाहिए। कई लोगों को ऐसा भ्रांति रहता है कि मेरा ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, तो मेरे को हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप अर्ली डायग्नोसिस करना चाहते हैं मेरी आर्टरी में ब्लॉकेज है या नहीं, तो उसके लिए ट्रेडमिल टेस्ट बहुत जरूरी है, स्ट्रेस टेस्ट। वो स्ट्रेस टेस्ट स्ट्रेस ईसीजी भी हो सकता है, स्ट्रेस इको भी हो सकता है। बेसिकली जब हम बैठे हुए रहते हैं, रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं, तो ईसीजी को नॉर्मल ही हो सकता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल सौरभ गांगुली जी के साथ हुआ था, उनका ईसीजी को नॉर्मल था, ट्रेडमिल टेस्ट कर रहे थे तो ट्रेडमिल कर रहे थे उसमें उनको प्रॉब्लम है। तो अगर किसी पेशेंट को ड्यूरिंग एक्सर्शन 2 तल्ला 3 तल्ला सीढ़ी चढ़ने से चेस्ट पेन या हैवीनेस लग रहा है या फिर सांस फूल रहा है, तो ईसीजी को टीएमटी जरूर कराना चाहिए। अगर जब उसको ट्रीटमेंट टेस्ट करेगा, जब उसको चलते चलते जब उसको एक्सर्शन या सांस फूलेगा, अगर उस समय का ईसीजी या इको नॉर्मल है तो ठीक है। अगर ईसीजी इको नॉर्मल नहीं है तो उसको फिर एंजियोग्राफी की तरफ, अगर एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज आते हैं, अब एंजियोग्राफी में कितने ब्लॉकेज हैं, अगर 70 to 75% से कम ब्लॉकेज है तो जनरली दवाई पे ही हम लोग ट्रीट करते हैं। अगर इससे ज़्यादा ब्लॉकेज है, अगर मल्टीपल ब्लॉकेज हैं या डिफ्यूज टाइप के ब्लॉकेज हैं तो बाईपास सर्जरी, अगर सिंगल ब्लॉकेज है या 2-3 ब्लॉकेज है। दूसरी बात जो आपने हार्ट डिजीज का बताया, पैल्पिटेशन का जो बताया, पैल्पिटेशन अगर किसी को बार बार पैल्पिटेशन हो रहा है तो उसमें मेडिसिन से काम चल जाता है। अगर किसी को
दिल का धड़कन कम हो रहा है, बार बार सिंकोप हो रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर देखा गया है कि ड्यूरिंग सिंकोप अगर हार्ट रेट कम हो रहा है तो उसमें पेसमेकर लगाया जा सकता है। तो आपने बताया कि बाईपास सर्जरी का बात बोला आपने, तो कौन से टाइप पेशेंट्स को वो एंजियोग्राफी बाईपास सर्जरी करना जरूरी होता है? देखिए, अब एंजियोग्राफी के इंडिकेशन में मैंने आपको बताया, एक तो सबसे पहले अगर आपका स्ट्रेस टेस्ट ड्यूरिंग एक्सरसाइज टेस्ट, अगर कोई पेशेंट सिम्टम्स है उसको, अगर देखिए 70% से अगर ज़्यादा सिम्टम है, 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है, तो पेशेंट को 2 या 3 तल्ला स्टेयर चढ़ने पे उसको प्रॉब्लम होगा, या तो सांस फूलेगा या छाती में दर्द होगा या कुछ होगा। अगर वो 80% के आसपास ब्लॉकेज हो जाते हैं तो वो पैदल ही 200-300 थोड़ा सा तेजी से चलेगा, उसमें उसको तकलीफ होने लगेगा। अगर वही ब्लॉकेज अगर 90% के आसपास हो जाता है तो उस समय उसको घर का अपना रूटीन काम करने पे, इवन तक लैट्रिन करने में जोर लगाएगा, है ना, या अपने घर का रूटीन काम करने में ही उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ऐसे केसेस में ईसीजी को नॉर्मल ही आएगा, ऐसे केसेस में टीएमटी पॉजिटिव आएगा, टीएमटी पॉजिटिव के पास एंजियोग्राफी लगेगा। एंजियोग्राफी में अगर मल्टीपल ब्लॉकेज हैं तो बाईपास सर्जरी, अगर कम ब्लॉकेज है तो एंजियोप्लास्टी। ये तो एक कैटेगरी के पेशेंट हो गया। दूसरा ये हो गया एक्यूट हार्ट अटैक, जो इमरजेंसी में आए। ये पेशेंट ओपीडी बेसिस में आएंगे कि मेरे को चलने में तकलीफ हो रहा है, सांस फूल रहा है, ये ओपीडी के बेसिस के। एक होता है इमरजेंसी में आते हैं हॉस्पिटल में, एक्यूट छाती में दर्द हो रहा है। जो छाती में दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा दर्द उसने कभी जिंदगी में नहीं लिया रहता। छाती पे ऐसा लगेगा कि चढ़ गया है कोई दवा, मतलब पेशेंट ऐसे ही बोलेगा कि ऐसा कभी उसने पेन फील नहीं किया है। अगर डायबिटीज़ है तो नहीं मिलेगा ऐसा पेन, या ओल्ड एज है, फीमेल है, या पहले बाईपास हो चुका है, पहले एंजियोप्लास्टी हो चुका है, किडनी फेलियर है, या फिर काफ़ी ओल्ड एज है, तो उनको टिपिकल चेस्ट पेन नहीं भी मिल सकता है। तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी में आपको तुरंत एंजियोग्राफी करना होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में टाइम इज मसल। अगर मान लो मैं आपको पूरा बंद कर दूं, पूरा आर्टरी अगर बंद कर देता हूं, तो उसमें अब उंगली आपका पूरा खराब हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ऐसे ही हार्ट की आर्टरी में अगर वो 100% बंद हो गया है, पहले केसेस मैंने आपको बताया था 70%, 80%, 90%, उसमें हार्ट टिश्यू डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर 100% बंद हो, मतलब हार्ट का टिश्यू डैमेज हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में टाइम इज मसल। अगर आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है तो उसको जितना जल्दी आप कर सकते हो, 2 घंटे में, 3 घंटे में, जितना जल्दी आप कर सको, 1 घंटे में, आधा घंटे में, जितना जल्दी आप कर सको आपको करना है। नहीं तो हार्ट आपको परमानेंट डैमेज हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा पेशेंट एंजियोप्लास्टी बाईपास करके आता है, लेकिन उसका हार्ट का पंपिंग पावर इंप्रूव नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो डिले कर दिया उसने। क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना हार्ट का मसल डेड हो जाएगा। जैसे आप बंद कर दीजिए तो कुछ पोर्शन नीला होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर से काला होना चालू हो जाएगा। जिस दिन आप उसको खोलिएगा जो ब्लैक पोर्शन है वो कभी ठीक नहीं होगा, नीला पोर्शन ठीक होगा। तो उसमें टाइम मैटर करता है, एवरी मिनट काउंट्स। गलतफहमी है इसमें कि मानो जब शुरू हुआ है 15 मिनट 20 मिनट कुछ नहीं किया है, कि अपने आप को कुछ बैग ले लिया या फिर अमृतांजन लगा लिया, बहुत सारे मैंने देखा है वही लोकल ट्रीटमेंट होता है। तो दर्द, जब तक दर्द है वो एक अच्छा साइन है। तो उसका मतलब ये है कि दिल का जो मसल है तो खून नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। और आधा घंटे के बाद दर्द कम हो गया, डेंजरस है, बिकॉज वो मसल इज डेड एंड गॉन। डेड मसल को पेन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अगर हार्ट के पंपिंग सेगमेंट 4-5 है तो 4-5 सेगमेंट्स अगर एक हिस्से में हार्ट का एक हिस्से में खून नहीं मिलता है और इग्नोर कर दिया और फिर 10-15 मिनट 20 मिनट वो मर चुका है, दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो 2 हफ्ते के बाद पेशेंट के साथ একদম আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত শুনছিলাম দুই ডাক্তারের চিকিৎসকের বিভিন্ন বিষয়। আমরা আসবো এই আলোচনায় আবারও, কিন্তু এই মুহূর্তে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন।